गांव की जिठानी शांति अपने दो बेटों अर्नव और आरुष के साथ शांति से जीवन बिता रही थी। लेकिन शांति के पति सोहन से उसकी कभी कभार थोड़ी अनबन हो जाती थी। एक दिन शांति रोज की तरह सुबह का खाना बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनकर वो दरवाजे की ओर जाते हुए कहती है, अरे आती हूँ, कौन है, सब्र करो। शांति दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके जेठ मोहनदास सामने खड़े होते हैं। वो सक पकाकर अपना घूंघट करती है और पैर छूकर कहती है, आइए आइए जेठ जी। कैसी हो शांति? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सब आपकी मेहरबानी है भाई साहब। शांति और मोहनदास की बातें सुनकर शांति का पति सोहन और उसके दोनों बेटे बाहर आ जाते हैं। अरे भैया राम राम, कैसे हो आप? राम राम भाई। अरे शांति, ऐसे खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? चाय कॉफी कुछ लेकर आओ, भैया आए हैं। शांति तेजी से रसोई की ओर आगे बढ़ती हुए कहती है, अरे मेरी माँ, गेट खोलने के चक्कर में मेरे तो चावल ही जल गए। वो दौड़ी दौड़ी रसोई में जाती है और देखती है कि सारे चावल जल गए हैं। वो दोबारा चावल बनाने में लग जाती है। इतने में सोहन आवाज लगाता है, अरे शांति, तुम्हारे चावल का रोना खत्म हो गया हो तो चाय ले आओ। जी लाती हूँ अभी। शांति जल्दी जल्दी चाय बनाती है और मोहनदास को चाय देती है। सब एक दूसरे की खैर खबर पूछते हुए चाय पीते हैं। चाय खत्म होती ही मोहनदास शांति की ओर देखते हुए मजाक में कहते हैं, शांति, अब तुम्हारी चाय में दम नहीं रहा, अब हमें चाय बनाने वाली बदलनी पड़ेगी। ये कैसे मुमकिन होगा जेठ जी, घर और बाहर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है और कभी कभी जल्दी जल्दी के चक्कर में काम बिगड़ जाते हैं, जैसे आज चावल जल गए। अरे इसी का तो हल लेकर आया हूँ। मैंने रिश्ता देखा है अर्नव और आरुष के लिए। दोनों लड़कियाँ बहुत सुंदर और सुशील हैं। अगर आप दोनों इजाज़त दें तो बात करूँ आगे। सोहन और शांति रिश्ते की बात सुनकर कहते हैं, अब ठीक है, बात चलाइए ना भैया, पर पहले लड़की के बारे में कुछ बताइए तो सही। हाँ हाँ भाई साहब, लड़की कैसी है, परिवार कैसा है, कहाँ के रहने वाले हैं? देखो, परिवार तो बहुत अच्छा है, पर वे दोनों लोग बहुत गरीब हैं। दहेज में कुछ मिलेगा नहीं। अरे हमें दहेज में कुछ चाहिए भी नहीं, बस लड़की संस्कारी होनी चाहिए। एक लड़की तो पढ़ी लिखी है और शहर की रहने वाली है, पर दूसरी अपनी गरीबी की वजह से पढ़ न सकी और गांव में रहती है। लेकिन दोनों है बहुत खूबसूरत। अगर तुम सबको देखते ही पसंद ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। हाँ, पर तो हम आंखें मूंद कर भरोसा कर सकते हैं भैया। आप आगे बात चलाइए, हम शादी करने को तैयार हैं। कुछ ही दिन में अर्नव और आरुष की शादी हो जाती है। आरुष की शादी अनपढ़ लड़की मंजरी से हो जाती है, जो कि बहुत भोली भी होती है, और अर्नव की शादी पढ़ी लिखी लड़की तनुजा से हो जाती है, जो कि घमंडी और चालू होती है। एक दिन मंजरी घर के काम कर रही थी कि अचानक शांति उसे आवाज लगाती है, बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, मंजरी जल्दी यहाँ आओ। मंजरी जल्दी जल्दी शांति के पास जाती है। बेटा मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। जी माँ जी, बस बर्तन धोकर आती हूँ। अरे बैठ यहाँ, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बर्तन छोटी बहू धो लेगी। मंजरी शांति के पैर दबाने लगती है तो शांति तनुजा को आवाज लगाती है, छोटी बहू, ओ छोटी बहू। तनुजा थोड़ी देर से आराम से चलकर आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? आपको कोई काम था क्या? तू कुछ काम कर रही है या? शांति की बात काटते हुए तनुजा बोलती है, कुछ नहीं माँ, फोन पर अपने घर पर बात कर रही थी। अरे बाद में बात करियो अपने घर वालों से, पहले जाके बर्तन धो ले। तनुजा मुंह बनाते हुए अपनी जिठानी की ओर देखती है और मन ही मन कहती है, ये महारानी वहाँ बैठी है, ये नहीं कि बर्तन धो ले। मैंने इतनी पढ़ाई बर्तन धोने के लिए की थी क्या? तनुजा दांत पीसकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सब दफ्तर चले जाते हैं, तभी डाकिया चिट्ठी लाता है। शांति चिट्ठी लेकर मंजरी से कहती है, बड़ी बहू, जरा छोटी बहू को बुलाना, एक चिट्ठी आई है। मेरी तो आंखें कमजोर है तो मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। मंजरी तनुजा के पास जाकर कहती है, तनुजा, तुम्हें माँ जी बुला रही हैं। मुझ पर हुक्म मत चलाओ, काम बताओ काम। अरे मैंने तुम पर कहाँ हुक्म चलाया, और हुक्म चला भी दूंगी तो क्या हुआ, तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो ना। तुम जैसी अनपढ़, जाहिल और गांव की गवार मेरी बहन नहीं हो सकती। बेचारी मंजरी तनुजा की बात सुनकर अपना सा मुंह लेकर
और अगर सब मिलकर कोशिश करें तो रास्ता निकल सकता है। राजू के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जागती है। हाँ बाबा जी, अगर सब मिलकर काम करें तो हम पानी ढूंढ सकते हैं। हमने पहले कभी ये कोशिश ही नहीं की। लेकिन इतनी कठिन जमीन में नया कुआं खोदना आसान नहीं। मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। अगर हम मिलकर काम करें तो ये हो सकता है। राजू खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में एक नई रोशनी है। तो फिर हम कल से काम शुरू करेंगे। मैं गांव के सभी युवाओं को इकट्ठा करूंगा। हम मिलकर नया कुआं खोदेंगे। यह कहते हुए वह शामू के साथ गांव के दूसरे युवाओं को बुलाने के लिए निकल पड़ता है। कहीं दूर से गरज की हल्की सी आवाज आती है, जैसे आकाश ने उनकी उम्मीदों की गवाही दे दी हो। अगली सुबह राजू और शामू गांव के युवाओं को इकट्ठा करने निकल पड़े। चौधरी महेश की हवेली के सामने एक भीड़ जमा है। बाबा जी, संदरी, गांव के कुछ बुजुर्ग और किसान सभी मौजूद हैं। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। अगर अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है तो हमें खुद पानी के लिए मेहनत करनी होगी। हम एक नया कुआं खोदेंगे। लेकिन राजू, क्या हमें यकीन है कि वहाँ पानी मिलेगा? बेटा, पानी जमीन के अंदर होता है, बस सही जगह खोदने की जरूरत है। हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि पुरानी नहर के पास जमीन नरम थी, शायद वहीं पानी हो। बाबा जी सही कह रहे हैं। अगर तुम सब यह काम करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने कुछ मजदूर भेज सकता हूँ। धन्यवाद चौधरी जी, लेकिन हम सब खुद भी मेहनत करेंगे। यह हमारे गांव के अस्तित्व की लड़ाई है। संदरी, जो अब तक चुप थी, आगे बढ़ती है। हम औरतें भी पीछे नहीं रहेंगी। हम पानी लाने की व्यवस्था करेंगी, खाना बनाएंगी, ताकि तुम सब आराम से काम कर सको। यही हिम्मत चाहिए थी संदर। पूरा गांव एक नई उम्मीद के साथ कुआं खोदने की तैयारी में जुट जाता है। दूसरी ओर कुआं खोदने का काम शुरू हो चुका है। राजू, शामू और दूसरे युवा बेलचे चलाने लगते हैं। मिट्टी बाहर निकाली जाने लगती है। तेज गर्मी के बावजूद सब पूरी हिम्मत के साथ जुटे हुए हैं। दोपहर की तेज धूप जमीन आग की तरह तप रही है। गांव के लोग लगातार कुआं खोदने में जुटे हैं। हाथ छिलने लगे हैं, माथे से पसीना बह रहा है, मगर किसी ने हार नहीं मानी। महिलाएं पानी और सत्तू लेकर आती हैं ताकि पुरुषों को कुछ राहत मिले। हमें और गहराई तक जाना होगा। अब तक सिर्फ सूखी मिट्टी और पत्थर ही निकल रहे हैं। राजू, यह बहुत कठिन काम है। अगर हमें पानी न मिला? अल्लाह मेहनत करने वालों को कभी निराश नहीं करता बेटा। तुम सब अपनी कोशिश जारी रखो, पानी जरूर निकलेगा। हिम्मत मत हारो। अगर अब रुक गए तो फिर कभी पानी नहीं मिलेगा। सभी फिर से जोश में आकर काम में जुट जाते हैं, मगर सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है और कई लोगों की सांसें तेज चलने लगती हैं। तभी एक तरफ से रामलाल और उसके आदमी हंसते हुए आते हैं। अरे भाई, तुम्हें लगता है कि जमीन तुम पर रहम करेगी? हाँ हाँ, ना समझ लोग, ये सब बेकार की मेहनत है। रामलाल, हमारा हौसला मत तोड़ो। अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मजाक भी मत उड़ाओ। मदद? हाँ, मैं अपने कुएं का पानी बेच सकता हूँ, मगर मुफ्त में नहीं दूंगा। राजू सब अनसुना कर फिर काम में लग जाता है। शाम होने लगती है, लेकिन अभी तक पानी का नामो निशान नहीं। कुछ लोग मायूस होकर पीछे हटने लगते हैं। राजू, शायद रामलाल सही कह रहा है। यह सब बेकार है। नहीं शामू, हमें हार नहीं माननी। अगर आज हार गए तो फिर कभी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तभी अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराता है। एक अजीब सी आवाज आती है। राजू चौंक कर देखता है और जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगता है। अचानक एक ठंडी लहर महसूस होती है। सभी लोग दौड़कर आते हैं। जैसे जैसे मिट्टी हटती है, नीचे से गीली जमीन नजर आने लगती है। सब हैरान रह जाते हैं। सुभान अल्लाह, मैंने कहा था ना, अल्लाह हमारी मेहनत को जाया नहीं करेगा। राजू और बाकी सभी जोर लगाते हैं। कुछ ही पलों बाद अचानक मिट्टी के नीचे से पानी की एक छोटी सी धारा फूट पड़ती है। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठते हैं। पानी, पानी निकल आया। यह अल्लाह की कुदरत है रामलाल, जिस पर तुम्हें यकीन नहीं था। पूरा गांव आनंद से झूम उठता है। लोग एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। औरतें दुआ करने लगती हैं। कुछ दिन बीत चुके हैं। गांव वाले नए कुएं से पानी भर रहे हैं, खेतों को सींच रहे हैं और जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है। मगर रामलाल अब भी अपनी